नमस्कार स्टूडेंट्स। और सॉरी इस बार थोड़ा सा विलम्ब हो गया है क्लास में। मैंने 3 दिन पहले ग्रुप में मैसेज डाला था कि मैं क्लास लूँगा, लेकिन किसी कारण से वो क्लास नहीं हो पाई। और आज मैं शुरू कर रहा हूँ यूनिट 1 यानी फिज़िक्स। और फिज़िक्स और मैथ्स हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। कोशिश करता हूँ कि यूनिट 2 भी, केमिस्ट्री भी शुरू हो जाए। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आप इस क्लास को देखें, और इस क्लास को देखने के बाद यदि आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस जनित होते हैं, कुछ और पूछना है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं। और आप मुझे इसमें यूट्यूब में कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। ओके, तो ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मैं संजय मोहन भटनागर, आप सब मुझे अच्छे से जानते हैं। ओके, और मैथ्स एकेडमी 99 जो मेरा यूट्यूब चैनल है आपके लिए, उसमें आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में MPPSC मेंस GS3 के लिए ये फिज़िक्स यूनिट 1 पर हमारी ये क्लास है, पहली क्लास है फिज़िक्स के लिए। ओके, और ये कंटिन्यू करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, तो ये हमारा सिलेबस है फिज़िक्स यानी यूनिट 1 GS3 मेंस का, और हिंदी में भी है, तो हिंदी में देख लेते हैं। कार्य, बल एवं ऊर्जा यानी वर्क, पावर एंड एनर्जी, और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वर्क, एंड देन यूनिट्स एंड मेजरमेंट यानी कि इकाइयाँ और माप, गति, वेग, त्वरण, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि ये सब आप समझ सकते हैं तब जब आप पहले इसको समझ लें, यानी स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को जब आप समझ लेंगे तब आप कार्य, बल और ऊर्जा को समझेंगे। तो मैंने अपने कोर्स की जो शुरुआत की है, मैं जब अनअकैडमी में आपको ये वाला कोर्स करा रहा था, तब भी मैंने ऐसा ही किया था कि मैंने पहले आपको स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन समझाया था। तो मैं उसी से शुरू करूँगा, यानी सबसे पहले हम स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को समझेंगे और साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, अब इसको स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को समझने से पहले थोड़ा ज़रूरी है कि हम अदिश राशियां और सदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं उनको समझ लें और उन दोनों का फ़र्क समझ लें। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि मेंस में तो खैर आवश्यक है ही, मैं मेंस की तैयारी आपको करा रहा हूँ, लेकिन अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, किसी भी परीक्षा का प्रीलिम्स हो, तो प्रीलिम्स के लिए भी ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कई बार आपको क्वांटिटीज़ दी जाती हैं क्वेश्चन में, और आपसे पूछा जाता है कि इसमें से स्केलर कौन सी है, वेक्टर कौन सी, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें दिशा नहीं होती, अदिश, यानी कि डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, ये कहना चाहिए, दिशा की कोई भूमिका नहीं है, और सिर्फ माप की भूमिका है, मेजरमेंट। ओके, या मैग्नीट्यूड, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो परिमाण की माप की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो जैसे लंबाई, दिशा का कोई महत्व नहीं है, समय, दूरी, क्षेत्रफल, गति, तापमान, ऊर्जा, शक्ति, द्रव्यमान, इन सब में दिशा का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, सिंपल। दूसरी तरफ वेक्टर क्वांटिटीज हैं या सदिश राशियां हैं जिसमें दिशा की भूमिका है या दिशा के साथ ही उनको पढ़ा और समझा जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं, यानी कि विस्थापन। दूसरा वेग, वेलोसिटी और गति में फ़र्क है, मतलब वेग और गति में फ़र्क है या वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क होता है, अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो ये सदिश। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, सदिश। भार, द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है, लेकिन वेट यानी कि भार जो है वो सदिश राशि है, इसको ध्यान रखिए। और नेक्स्ट है मोमेंटम। अभी आप मोमेंटम नहीं समझेंगे या संवेग नहीं समझेंगे। जो स्टूडेंट्स पुराने मेरे साथ में थे वो हो सकता है उनको आइडिया हो, या जो ना भी थे हो सकता है उनको आइडिया हो संवेग का, मोमेंटम का, लेकिन इसको हम संवेग को हम पढ़ेंगे जब हम फोर्स पढ़ रहे होंगे। ओके, तो यानी बल। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम स्पीड से। जब हम स्पीड की बात करते हैं या गति की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले इस अवधारणा में, गति की अवधारणा में, दो बुनियादी चीज़ें, दो फंडामेंटल मापदंड बहुत ज़रूरी हैं समझने। मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाता हूँ। और ये जो दो फंडामेंटल, दो बुनियादी मापदंड हैं, ये हैं स्थिति और समय,
फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर से स्टेशन के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए जाते हैं, तो आपको मालूम है कि आपकी यात्रा का प्रारंभिक बिंदु क्या है और अंतिम बिंदु क्या है। पॉइंट इज क्लियर, ठीक है ना। यानी कि स्थिति आपको समझ में आ गई। बिना स्थिति के आप चाल की बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब मुझे अपना चलने का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पता है और मुझे पता है कि उस चलने में, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु में जाने में मुझे कितना समय लग रहा है, तो मैं ऑब्वियसली गति को वर्कआउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्थिति और समय, द पॉइंट इज वेरी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक ही स्थिति मालूम है, मुझे सिर्फ अपनी स्थिति मालूम है घर की, ये मेरा घर है, स्टेशन कितनी दूर है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि इसमें कितना समय लग रहा है, और मुझे ये भी मालूम है कि मैं किस गति से या किस चाल से जा रहा हूँ। तो मैं दूसरा पॉइंट मेरे घर से कितना दूर है इसको मैं निकाल लूँगा। क्लियर क्लियर। इसमें यहाँ पर ओके, ये स्टेशन दूसरा पॉइंट। और दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि घर और स्टेशन के बीच में मैंने एक बार भी दिशा की बात नहीं की है। पॉइंट इज़ वेरी क्लियर, ठीक। तो जब मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको एक थोड़ा सा इशारा दे देता हूँ कि जब मैं घर और स्टेशन की दिशा की बात करूँगा, घर से स्टेशन की दिशा की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा स्टेशन जो है मेरे घर से पूर्व दिशा में है। तब कुछ चीज़ों में थोड़ा सा, कुछ इसमें और इस दूरी में कुछ फर्क हो जाएगा थोड़ा सा। मैं इस दूरी को तत्काल विस्थापन कहने लगूंगा जैसे ही मैं दिशा की बात करूंगा, और गति को मैं वेग कहने लगूंगा। इसको भी मैं थोड़ा सा बाद में आपको समझाने जा रहा हूं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम गति की बात करेंगे तो हमको प्रारंभिक स्थिति या अंतिम स्थिति या दोनों का मान होना चाहिए। हमें समय का पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि मैं कितने बजे चला, मैं कितने बजे पहुंचा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि गति की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें दो बुनियादी मापदंड, दो फंडामेंटल पैरामीटर्स, स्थिति और समय, पोजीशन और टाइम की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं विस्थापन की, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था। तो जब हम डिस्टेंस की या दूरी की बात करते हैं तो हम बिना दिशा के बात करते हैं। लेकिन अब आप एक दूसरी चीज़ समझें, मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूँ कि यहाँ से कोई चलता है, ये प्रारंभिक बिंदु है, a बराबर 0, ये प्रारंभिक बिंदु है, वो b पर आता है, यानी कि यहाँ तक की दूरी 25 किलोमीटर है। फिर वो यहाँ आता है और फिर वो यहाँ आता है। इस प्रकार वो कुल मिलाकर 60 किलोमीटर की दूरी चलता है, दूरी। फिर वो यहां से वापस लौटता है, ओके, और फिर यहां आ जाता है। तो उसने दूरी कितनी चली? दूरी चली उसने 60 + 25, क्योंकि वो 25 किलोमीटर पीछे आया, यानी कि 85 किलोमीटर की दूरी चली उसने, दूरी। लेकिन विस्थापन, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, विस्थापन का मतलब ये है कि ये वाला पोजीशन जो है सी, वो विस्थापित है इस पॉइंट से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये विस्थापन है, ये विस्थापन है। दूरी 85 है, विस्थापन कितना है? विस्थापन है 60। इसमें से मैंने ये जो मैं 25 पीछे को आया, चूंकि डायरेक्शन बदल गई अब, तो मैं इसको -25 कर दूंगा। रिमेंबर यहाँ मैंने +25 किया था दूरी में, लेकिन विस्थापन में चूंकि मैं पीछे वापस आ रहा हूँ, पहले मैं ऐसे जा रहा था, अब इसकी चूंकि दिशा परिवर्तित हो गई है तो मैंने इसमें माइनस साइन लगा दिया। सो विस्थापन जो है ये 35 किलोमीटर है, ये वाला। तो मेरे ख्याल से आपको दूरी और विस्थापन का फर्क समझ में आया होगा। ओके, एक उदाहरण एक यहाँ से भी ले लेते हैं। कोई आदमी यहाँ से चलता है और यहाँ से चलते हुए फिर से यहीं आता है, इसी जगह आता है, तो ऑब्वियसली उसने 2πr डिस्टेंस चली, जो कि त्रिज्या, जो कि परिधि होती है किसी भी सर्किल की, जहाँ पर r उस सर्किल की त्रिज्या है। ओके, लेकिन विस्थापन कितना हुआ? ये यहाँ से चल के फिर यहीं आ गया, तो विस्थापन इसका 0 है, विस्थापन 0, लेकिन दूरी 2πr। क्लियर। ओके, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, जब ये यहाँ से यहाँ आया, पहले इसको समझ लें, तो ऑब्वियसली इसने πr दूरी चली यहाँ से, ये यहाँ से फिर से यहाँ गया, फिर से इसने πr दूरी चली, तो कुल मिला के इसने 2πr दूरी चली। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ आया तो इसने πr का विस्थापन लिया, और जब ये यहाँ से यहाँ गया तो इसने -πr का विस्थापन लिया। डायरेक्शन उल्टी हो गई ना, तो +πr -πr = 0, यानी कि विस्थापन 0 हुआ लेकिन दूरी 2πr हुई। सिमिलरली ये एक दूसरा उदाहरण है, यहाँ से कोई आदमी चलता है तो दूरी में ये सब जुड़ेगा यहाँ तक आने में, लेकिन अगर ये फिर से A पे लौट के आ जाता है तो इसका विस्थापन 0 हुआ। अगर ये यहाँ से है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली इसकी यहाँ से यहाँ तक आने में जो दूरी है वो है AB + BC + CD। लेकिन अगर हम इसके विस्थापन की बात करें तो विस्थापन है इसका
डी। पॉइंट इज क्लियर। तो इस विस्थापन जो है वो उसके किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गति जो है वो प्रेक्षक के सापेक्ष होती है ऑब्जर्वर के। मैं बस में बैठा हूं, मेरे साथ एक सहयात्री है, हम दोनों एक दूसरे की तुलना में 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, 0। हम दोनों खामोश बैठे हुए बस में, मतलब हम लोग गति नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर बस के बाहर कोई व्यक्ति हो, बस के बाहर, तो वो बस में बैठे हुए व्यक्ति को बस की गति से चलता हुआ दिखेगा। ठीक है ना। तो गति जो है वो प्रेक्षक के सापेक्ष होती है। ओके, पॉइंट इज क्लियर। ठीक, चल अब हम बात करते हैं औसत दूरी, औसत गति की, सॉरी औसत गति। औसत गति निकाली जाती है कि अगर मैंने इतनी दूरी, फॉर एग्जाम्पल डी, समय टी यूनिट्स में, माना इसको मैंने किलोमीटर में लिया, इसको मैंने घंटे में लिया, तो इसकी जो औसत स्पीड है या औसत गति है वो डी बटे टी, दूरी बटे समय। सिंपल। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, या किलोमीटर पर आवर यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में याद रखिएगा कि अगर आपको दूरी किलोमीटर में दी गई है या समय घंटे में दिया गया है और चाल मीटर पर सेकंड में मांगी गई है, तो आपको हर हालत में उसको किलोमीटर को मीटर में और घंटे को सेकंड में चेंज करना चाहिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर, और 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड क्यों? क्योंकि 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं मोशन, यानी गति दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है समान या एक समान, और एक हो सकती एक समान गति वो होती है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट समान समय में समान दूरी चलता है। सिंपल। समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो ये एक समान गति होती है। ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से 7 बजे चला, उसकी पोजीशन 10 किलोमीटर थी, यानी कि वो इस पोजीशन से 10 किलोमीटर दूर आ चुका था, और आधा घंटे बाद 30 मिनट में उसने 25 किलोमीटर की दूरी और तय की, फिर आधा घंटे बाद 25 किलोमीटर की दूरी और तय की, फिर आधा घंटे बाद 25 किलोमीटर की दूरी और तय की, एंड सो ऑन। तो ये एक समान गति का विवरण है। यहाँ पर आपको एक चीज़, बहुत बेसिक चीज़ याद रखनी है, जिस पर क्वेश्चन सामान्यतः आते रहते हैं, और वो है कि इसका जो ग्राफ होता है इसको ज़रूर ध्यान रखिए। सीधी यानी कि स्ट्रेट लाइन जब भी बनती है एक्स वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर हम समय दिखाते हैं, ओके, और वाई एक्सिस पर हम दूरियां दिखाते हैं। तो समय दूरी ग्राफ में या दूरी समय ग्राफ में जब हमको सीधी रेखा मिलती है, सीधी रेखा लेकिन त्रियक, हिंदी में ऑब्लिक को बोलते हैं त्रियक, है ना। तो जब हमको ऐसी रेखा मिलती है, इसका मतलब है कि वस्तु एक समान गति से चल रही है। यहां आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर माना किसी लाइन, किसी चलते हुए पिंड का ग्राफ ऐसा है, तो इसकी गति ज़्यादा है, इसकी गति अधिक है, इसकी गति कम है। तो जितना ज़्यादा ये एंगल बढ़ता जाएगा, ये वाला एंगल, उतना ही वस्तु की गति बढ़ती जाएगी। ओके। और जब ये और कम हो जाएगी, इसका मतलब इसकी गति और कम हो गई। बिल्कुल जब ये पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के, इसका मतलब ये है कि वस्तु रुकी हुई है। क्लियर। यानी कि ये ज़्यादा गति, फिर ये कम गति, फिर इसका एंगल और छोटा हो गया, ये और कम गति, और जब ये बिल्कुल पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, दूरी समय का ग्राफ किसी वस्तु के लिए, इसका मतलब ये है कि वह वस्तु रुकी हुई है। इसको ज़रूर ध्यान रखिए। ओके। मैं आपको एक और उदाहरण से आगे आपको समझाने जा रहा हूँ। असमान गति का उदाहरण देख लेते हैं। सुबह के 7 बजे कोई वस्तु 10 किलोमीटर की पोजीशन पर है यहाँ से, लेकिन आधा घंटे बाद ये 45 किलोमीटर की दूरी चलती है, फिर ये आधा घंटे के बाद 25 किलोमीटर की दूरी चलती है, ओके, और फिर 30 किलोमीटर की आधा घंटे में, अगले आधा घंटे में 10 किलोमीटर की। तो यह असमान गति का उदाहरण है।
इसका ग्राफ जिगजैग बनेगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, इसका ग्राफ जो है जिगजैग बनेगा। लेकिन ये भी हमको बिल्कुल ध्यान रख लेना चाहिए कि यहाँ पर स्पीड ऑब्वियसली इसकी तुलना में ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर आधा घंटे में 45 किलोमीटर चली ये वाली, फिर इस वाले में 25 चली तो ये स्पीड कम हो गई। यहाँ पर कितनी चली, यहाँ पर ये चली, अच्छा फिर ये आ गया तो और ज़्यादा स्लोप, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्लोप हो गया, फिर ये कम स्लोप हो गया, 10 चली। पॉइंट इज क्लियर। और यहाँ पर ये वस्तु रुकी हुई है, देखिए ये रुकी हुई है क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्लियर क्लियर ओके। तो ये मैंने अभी आपको समझा दिया कि ये वाहन रुका हुआ है क्योंकि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के समानांतर है। तो ये वाहन यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। एक बस को 320 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं, तो औसत गति बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 320/8 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसने कहा है मीटर प्रति सेकंड में, तो 40 और 1000 किलोमीटर, एक किलोमीटर में 1000 मीटर, और नीचे 1 घंटे में 3600। आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लीजिए कि आप इसकी जगह सीधे सीधे देखिए 200 से ये 5 बार गया और ये कितनी बार गया, 18 बार, है ना। तो आप 5/18 से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने में चीज़ें आपको याद रहती हैं। ओके, तो इसका आंसर हुआ ओके, सिंपल, ठीक है। अब वेग की बात करते हैं। वेग और गति में एकमात्र फर्क ये है कि वेग जो है विस्थापन के संदर्भ में निकाला जाता है। यानी जब मैं वेग की बात करता हूँ, वेलोसिटी की बात करता हूँ, सो इट इज़ विस्थापन बटे समय। वहाँ पर दूरी बटे समय था गति में दूरी बटे समय था। यहाँ पर विस्थापन बटे समय या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं फिर से यहीं सर्किल पर आता हूँ और कोई व्यक्ति यहाँ से चल के ऐसे चल के यहाँ पर फिर से आ जाता है, तो इसकी गति, और सपोज माना ये t सेकंड लेता है, मान लिया यहाँ से यहाँ तक आने में, तो इसकी गति जो रही वो तो रही 2πr/t, जहाँ पर r इसकी रेडियस है, 2πr परिधि हो गई। लेकिन इसका वेग जो रहा वो रहा 0/t, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। ओके, सो मीन्स 0। पॉइंट इज वेरी क्लियर। डायमेंशन यूनिट दोनों की सेम होती है, मीटर पर सेकेंड इसमें भी होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, या किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यूनिट दोनों में की सेम है, चाहे वो गति हो या वेग हो। ओके, अब ये मैंने अभी आपको बताया अभी पिछली स्लाइड पर कि कोई वस्तु अगर वर्तुलाकार पथ पर या वृत्ताकार पथ पर अगर गति करती है तो उसका जो वेग होता है वो होता है परिधि बटे एक परिधि को पूर्ण करने में लिया गया समय। तो सर्कुलर पथ पे या वर्तुलाकार पथ पे, वृत्ताकार पथ पे किसी वस्तु की गति होती है परिधि बटे समय। अर्थात एक परिधि को यहाँ से लेके फिर से यहीं पर आना, एक परिधि को, एक सर्कमफेरेंस को पूरा करने में वस्तु द्वारा लिए गए समय से भाग करने पर परिधि को हमें मिल जाती है उस वस्तु की गति। ओके, पॉइंट इज क्लियर। और वस्तु की अगर हम बात करें वस्तु के वेग की, तो इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये वस्तु ऐसे घूम रही है, इस तरह से घूम रही है, इस तरह से है ना, इस पथ पर, तो इस वृत्ताकार पथ पर घूमने वाली वस्तु की जो दिशा होती है वो हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होती है। ये टेंजेंट है इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है। यानी कि अगर आप अपने हाथ में एक रस्सी घुमा रहे हो जिसमें पत्थर बंधा हुआ है और आप रस्सी को छोड़ दें तो पत्थर टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, सिंपल। यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि चूंकि हर पॉइंट पर वस्तु की गति की दिशा परिवर्तित हो रही है। यहाँ पर इसकी दिशा ये है, इस जगह इसकी दिशा ये है, इस जगह इसकी दिशा ये है। चूंकि हर पॉइंट पर वस्तु की गति की दिशा परिवर्तित हो रही है तो हम इसको वेग कहते हैं।
तो घूमती हुई वस्तु पर जो वर्तुलाकार पथ पे घूम रही है उस वस्तु का वेग होता है, और वो होता है परिधि बटे एक परिधि को पार करने में लगा समय। सिंपल। ओके, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। ठीक है, तो अब दोनों में फ़र्क आप आसानी से कर सकते हैं। 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाल या गति और वेग में क्या फ़र्क होता है। तो चाल की कोई दिशा नहीं होती और वेग की दिशा होती है। चाल बराबर या गति या चाल एक ही बात है। ये दूरी बटे समय होता है और ये विस्थापन बटा समय होता है। ठीक है, और वस्तु की चाल हमेशा पॉजिटिव होगी या अधिक से अधिक शून्य होगी अगर वस्तु रुकी हुई है तो। लेकिन वेग जो है वो ऋणात्मक भी हो सकता है। शून्य और धनात्मक तो होगा ही होगा। ऋणात्मक कैसे होगा कि कोई वस्तु यहाँ से यहाँ चली, यहाँ तक आई और फिर यहाँ से वापस लौटी और यहाँ तक आई, तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्वियसली पॉजिटिव डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान लेते हैं, और इधर से यहाँ तक नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव क्वांटिटी बड़ी है पॉजिटिव की तुलना में, तो यहाँ जो टोटल विस्थापन आएगा, यहाँ पर जो विस्थापन आएगा वो ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा। तो विस्थापन बटे समय हमको जो वेलोसिटी देगा वो नेगेटिव देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धावक 45 मीटर लंबे ट्रैक पर एक रेखीय पथ में दौड़ता है। ये 50 मीटर लंबा है और तत्काल ही वापस 45 और तत्काल ही वापस आता है। तो ये वापस आया तो ऐसे 45 गया और ऐसे वापस आया, तो कुल मिला के 90 चला। तो 90 मीटर की दूरी को तय करने में उसे 2 मिनट लगते हैं। तो जो इसकी जो औसत चाल या गति हुई वो हुई 90 मीटर बटे 2 मिनट, मतलब 45 मीटर प्रति मिनट। लेकिन अगर हम वेग की बात करें तो चूंकि ये यहाँ से चला, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, 45 चला और फिर वापस 45 आया, लेकिन डायरेक्शन बदल गई, अर्थात 0/2 बराबर 0 मीटर प्रति मिनट वेग। या ये अपनी पोजीशन पे वापस आ गया, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो आप सीधे सीधे 0/2 बराबर 0 भी कर सकते हैं वेग निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट। ओके, जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन की दर को समय के साथ जो वेग में परिवर्तन की दर है उसको हम त्वरण कहते हैं। मैं इसे आपसे थोड़ा समझाता हूँ। और त्वरण एक सदिश राशि होती है, एक्सीलरेशन। ओके, यानी इसमें ऑब्वियसली मात्रा तो है ही है, इसमें दिशा भी है, और इसे हम एक्सीलरेशन के ए से चिन्हित करते हैं। अब मैं आपको इसे समझाता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब कोई वस्तु शून्य से चलना शुरू करती है, 5 सेकंड बाद वो 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग पर होती है, अर्थात 5 सेकंड में जो उसने जो वेग परिवर्तन किया वो 15 किया। वेग परिवर्तन कितना हुआ? 15 मीटर प्रति सेकंड। कितनी देर में हुआ? 5 सेकंड में। तो हमने 5 सेकंड में अगर इसको डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट टाइम यानी कि पर सेकंड इसका वेग परिवर्तन की दर हमको मिल जाएगी, जो कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। क्यों मीटर पर सेकंड? तो पर सेकंड चूंकि 2 बार हो रहा है तो पर सेकंड स्क्वायर लगेगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। यहाँ 10 सेकंड में ये 15 मीटर पर सेकंड का फिर से इसने वेग ले लिया क्योंकि 30 हो गया। अगले 10 सेकंड में 30 से 45 होगा, फिर से 15 मीटर पर सेकंड का वेग परिवर्तन कर लिया। तो ये 15 मीटर प्रति सेकंड का वेग परिवर्तन प्रति 10 सेकंड में कर रही है। 25 से 35 सेकंड, 35 से 45। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमको तो पर सेकंड वेग परिवर्तन की दर निकालनी है ना, पर सेकंड। तो 15 मीटर प्रति सेकंड प्रति 10 सेकंड मतलब 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉइंट इज क्लियर। तो इसका जो त्वरण है वो 1 सेकंड में 1.5 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में जो ये गति में वृद्धि कर रही है, वेग में वृद्धि कर रही है, 1 सेकंड में 1.5 मीटर पर सेकंड है। ओके, तो त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, और ये सदिश राशि है त्वरण। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है, सेकेंड, घंटा, जो भी आप बोलना चाहें। इस टाइम t पर किसी वस्तु का वेग v1 है और टाइम t2 पर किसी वस्तु का वेग v2 है। ओके, अब मैंने इसको नंबर लाइन पर लिया है, t1 t2 को, v1 v2 को, तो ऑब्वियसली t2 इज ग्रेटर देन t1, ये नंबर लाइन पर है, तो दाएं हाथ को हम चलते हैं तो संख्याएं बढ़ती हैं,
और इसीलिए v2 भी v1 से बड़ा है, यानी कि समय के साथ साथ वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हम वेग परिवर्तन की दर जानते हैं। कब फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, मतलब किसी समय अंतराल में कितना वेग परिवर्तन हुआ, दिस इज कॉल्ड त्वरण, है ना। तो वेग परिवर्तन कितना हुआ, ये हुआ v2 माइनस v1, यहाँ पर v2 है, यहाँ पर v1 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है, तो 10 माइनस 8 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड का वेग परिवर्तन हुआ। कितनी देर में हुआ, t2 माइनस t1 में। ठीक, क्लियर। अब ये जो है ऑब्वियसली इस वस्तु के रेफरेंस में जिसको आके हम त्वरण नाप रहे हैं इन दो एक्सट्रीम्स पर, ये अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है। ठीक है ना, तो यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो मैं अंतिम वेग को सिर्फ v लिख सकता हूं और प्रारंभिक वेग को मैं u लिख सकता हूं। इसको ध्यान रखिए, यही इस्तेमाल होंगे आगे। और ये जो टोटल टाइम अंतराल है, समय अंतराल है t2 माइनस t1, इसको मैं t लिख सकता हूं कि इतने समय में, ये समय जो है ये समय t है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। सो दिस इज एक्सेलरेशन। मैंने v2 की जगह v, v1 की जगह u और t2 माइनस t1 को t लिखा। इसको यहाँ से t को a से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, v बराबर ये माइनस उधर चला गया u प्लस ए टी, है ना। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, v बराबर u प्लस ए टी। कैसे बनी, समझ में आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब एक दूसरी चीज एक समझ लेते हैं, एक और, कि फिर से नंबर लाइन पर पहुंचते हैं। ये t2 है, ये t1 है। ऑब्वियसली t2 इज ग्रेटर देन t1। आने वाला समय हर हालत में पहले वाले समय से वृद्धि करके मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमने ये माना कि ये वाला जो वेग है, ये वाला वेग, ये वेग ज़्यादा है, मतलब वस्तु रुक रही है, वस्तु की गति में या वेग में कमी आ रही है। तो इस बार हम इसको उल्टा मानते हैं, v1 इज ग्रेटर देन v2। पहले हमने v2 ग्रेटर देन v1 माना था। ठीक है, तो इस बार जो परिवर्तन हो गया है, प्लीज़ इसको समझ लीजिए कि इस बार जो परिवर्तन हो गया है वो हो गया है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। लेकिन v2 चूंकि छोटा है, मतलब गति में कमी हो रही है, इसलिए ये जो आंसर आएगा ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया। तो जब गाड़ी या कोई वाहन या चलता हुआ पिंड जब रुकने की प्रवृत्ति में होता है तो उस समय उसका त्वरण निगेटिव होता है, निगेटिव, क्योंकि उसकी हर आने वाली उसका हर मोमेंट के बाद जो आने वाला वेग है वो पिछले वाले से कम है। इसलिए ऐसे त्वरण को जो ऋणात्मक हो जाता है उसको हम अवमंदन बोलते हैं। मैं लिखना भूल गया हूं, उसको हम अवमंदन या इंग्लिश में बोलें तो डेसिलरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन मतलब समय के साथ साथ वेग में वृद्धि होना, डेसिलरेशन मतलब समय के साथ साथ वेग में कमी होना, और डेसिलरेशन को नेगेटिव लिया जाता है। पॉइंट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट। गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण की बात करते हैं। हम सबने महसूस किया है, बॉल को अगर हम ऊपर फेंकें आसमान की ओर तो बॉल हर हालत में नीचे ही आएगी। इसका मतलब ये है कि बॉल को कोई ना कोई फोर्स जमीन की तरफ से, पृथ्वी की तरफ से एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो हर स्काई में जो भी चीज़ है उसको अपनी तरफ खींच रहा है। ओके, तो ऐसे फोर्स को हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, जिसको हम थोड़ा अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है ऑब्वियसली आकर्षण बल है, इसके कारण किसी भी वस्तु में जनित त्वरण को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, सिंपल। और इसे हम g से दर्शाते हैं, चूंकि ये त्वरण है इसलिए इसका मात्रक भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। चूंकि ये त्वरण है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसलिए ये फिर से एक सदिश राशि है। आमतौर से इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके, और ये भी ध्यान रखिए प्रीलिम्स के लिए है कि अगर पृथ्वी की बात करें तो ये पोल्स पर अधिकतम होता है। ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा कि पोल्स पर अधिकतम क्यों होता है, और इक्वेटर पर न्यूनतम होता है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। आप ये बात समझ गए ना, मतलब पृथ्वी के जो ध्रुव हैं वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान सर्वाधिक होगा, और जो भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा पर जितने भी स्थान होंगे वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान न्यूनतम होगा। तो अगर यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है
पोल्स पर, तो यहाँ पर करीब करीब आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। क्लियर? ओके। गति के 3 समीकरण की बात कर लेते हैं। पहला समीकरण तो अभी आपने देखा, ये वाला, ये तो आपने समझ भी लिया ही कैसे बना था, अभी 2-3 स्लाइड पहले था। इसको आप याद कर लीजिए, ये इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये समझाता हूँ कि एस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये प्रारंभिक बिंदु है किसी वस्तु के चलने की स्थिति में, ये अंतिम बिंदु है, ठीक है ना। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम एस से लिखते हैं, दूरी को, इस दूरी को हम एस से लिखते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों स्थितियों के बीच की दूरी s बराबर यू टी यानी कि प्रारंभिक वेग, u इज ऑलवेज प्रारंभिक वेग यानी कि यहाँ का वेग, इस जगह का वेग, प्रारंभिक वेग गुणा समय, ये कुल समय जो लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, प्लस हाफ a एक्सेलरेशन, इस दूरी के बीच में जो त्वरण रहा, गुणा टी स्क्वायर, टी मतलब इसके बीच में लगने वाला समय, दूरी को कवर करने में लगने वाले समय का वर्ग। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपको ज़रूर याद कर लेना चाहिए। तीसरा इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये इस पॉइंट पर जो गति है वो u है, इस पॉइंट पर जो गति है अंतिम वेग वो v है। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसको भी जरूर ध्यान कर लीजिए। इसका मैं डेरिवेशन मैं आपको समझा देता हूँ तुरंत, डेरिवेशन से चीज़ें याद रहती हैं। हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, सो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2u ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। मैं इस पूरे में से, इसमें से मैं 2a कॉमन निकाल लूँगा, तो ये 2a कॉमन निकाल लिया, यू टी बचा, चूँकि यहाँ 2 नहीं है इसलिए हाफ लगेगा, a स्क्वायर में से a आ चुका, a लगेगा टी स्क्वायर, बट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज s, सो इट इज़ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो 3 समीकरण हो गए गति के, पहला, दूसरा और तीसरा। ओके। अब अगर हम ये बात समझें कि किसी वस्तु को किसी ऊंचाई पर फेंका गया है, ऊर्ध्वगामी गति है, मतलब वस्तु में, वस्तु को ऐसे फेंका गया है या वस्तु ऐसे आ रही है, ठीक है ना। तो हम एक्सीलरेशन एक ही जगह पर, इन्हीं 3 फॉर्मूले में एक ही जगह पर गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण g लिखेंगे, और s के स्थान पर, दूरी के स्थान पर हम ये जो जिस हाइट पर वो वस्तु गई है या जिस हाइट से वो वस्तु नीचे आ रही है उसको हम h से संबोधित करेंगे, h से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर हमने v बराबर u प्लस ए टी में a की जगह g लिख दिया, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हमने s की जगह h और a की जगह g लिख दिया, तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as में a की जगह g और s की जगह हमने h लिखा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, हम सब जानते हैं, हमने एक क्रिकेट की बॉल अगर ऊपर की ओर फेंकी तो वो तब तक ऊपर की ओर जाएगी जब तक उसका अंतिम वेग शून्य ना हो जाए। तो हमेशा याद रखिए कि मैक्सिमम हाइट पर, यानी कि उच्चतम ऊंचाई पर, मैक्सिमम हाइट पर किसी वस्तु का अंतिम वेग शून्य होगा। ओके। और जब ये वस्तु यहाँ से लौटना शुरू करेगी अपनी हाईएस्ट पॉइंट से, तो यहाँ से लौटते समय इसका प्रारंभिक वेग शून्य होगा। मतलब वस्तु को जब ऊपर फेंका गया उसका अंतिम वेग शून्य होगा, उस स्थिति से वस्तु जब नीचे आना शुरू करेगी तो उसका प्रारंभिक वेग u शून्य होगा, लेकिन जब तक अन्यथा ना कहा जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है और उस वस्तु में से कोई एक वस्तु फेंकी जाती है, तो ऑब्वियसली जो वस्तु फेंकी गई है उसका वो वेग होगा जो वस्तु ऊपर से गिरती आ रही है, उसका प्रारंभिक वेग। ओके। तो जब तक अन्यथा ना कहा जाए प्रारंभिक वेग हमेशा ऊपर से गिरती हुई वस्तु का शून्य लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु ने रेखीय गति में चलते हुए 4 मिनट में अपने वेग में 20 किलोमीटर से 80 किलोमीटर, यानी ये पॉइंट यहाँ पर वो u बराबर 20 किलोमीटर पर आवर और ये वाला पॉइंट v यहाँ पर कितना है हमारा 80 किलोमीटर पर आवर। ओके। और ये जो हम इसमें जो समय लगा वो t बराबर 4 मिनट, इस गति को, इस वेग को पाने में। ओके। तो इसने कितनी दूरी तय की ये निकालना है। ऑब्वियसली जो दूरी है s वो हमको 2 इक्वेशन में मिलती है। पहला कौन सा इक्वेशन है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as।
अब हमें ये देखना है कि यहाँ कौन सा लगेगा। अगर मैं पहले इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पर u हमको दिया हुआ है, t हमको दिया हुआ है, लेकिन a दिया हुआ नहीं है। अगर हम दूसरे इक्वेशन की बात करें, हमको v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ नहीं है, s हमको निकालना है ना। तो हर हालत में हमको a की आवश्यकता पड़ेगी एक्सेलरेशन की, चाहे हम पहले इक्वेशन की बात करें या दूसरे इक्वेशन की बात करें। तो a निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो v कितना है 80 माइनस 20 और t कितना है 4 मिनट, लेकिन ये 4 मिनट है हमें और ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है ना। तो ये जो 4 मिनट दिया हुआ है इसको घंटे में बदल लेते हैं। तो मैंने इसको 60 से डिवाइड कर दिया है ना। तो ये हो गया 60, 80 में से 20 गया 60, और ये 60 ऊपर ये वाला 60 अपॉन 4 मीन्स 4 से 15 900 किलोमीटर पर आवर पर हमने क्या निकाला है a पर आवर स्क्वायर। तो ये हमको एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, चाहिए क्या हमको s चाहिए हमको। तो अब ऑब्वियसली कोई भी आप इक्वेशन लगा लें, मैं पहली लगा देता हूँ। s बराबर ut, u कितना दिया हुआ है 20 और t कितना दिया हुआ है 4, तो 4/60 क्योंकि मिनट में है, ut प्लस हाफ a कितना निकाला हमने 900, और t कितना दिया हुआ है 4/60 गुणा 4/60 टी स्क्वायर है ना। तो ये हुआ 4/3, 20 या 60 होता है, प्लस देखिए इसमें 900 गुणा 400 यानी कि 900 गुणा 400 3600, और 60 गुणा 60 3600। तो इस पूरे से ये पूरा कट गया, 4/2 बराबर 2। तो 2 तिया 6 और 4 10/3 किलोमीटर। ओके, सिंपल मैथ्स। अब इसको मैंने सॉल्व भी कर रखा है। सो इट इज़ 900 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मैंने इसको यहाँ दूसरे वाले फॉर्मूले से किया था। मैंने यहाँ पर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से किया है इसको, लेकिन जो मैंने आपको जो सोल्यूशन दिया है उसमें मैंने v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s लगाया। ऑब्वियसली आंसर शैल बी द सेम, आप कोई सा भी फार्मूला लगाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोली 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग के साथ एक दीवार से टकराती है। ये दीवार है और ये इससे गोली टकराती है। इसका जो स्पीड है ऑब्वियसली u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड है। मेरी सलाह आपको यह है कि फिजिक्स में जब भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए जाएं, आप सबसे पहले सारी वैल्यूज़ लिख लें, फिर आपको उससे पता रहेगा कि जो आपको निकालना है उसके लिए आपको किस इक्वेशन की या किस समीकरण की ज़रूरत पड़ेगी इन 3 समीकरण में से। तो u बराबर 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन चूंकि गोली रुक जाती है, बाद में दीवार में घुस कर रुक जाती है, तो v बराबर 0। ओके, ठीक है। और डिस्टेंस ये कितनी अंदर तक जाती है, ये जाती है 5 सेकेंड्स तक, यानी कि s बराबर 5 सेंटीमीटर तक। 5 सेंटीमीटर यानी कि 5/100 मीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अवमंदन डेसिलरेशन निकालना है, ठीक है ना। सो a बराबर हमें क्या क्या दिया हुआ है, v, u और s, तो हमको a निकालना है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है जिसमें ये चारों आए वो है हमारे पास v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v 0 है, u कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2a हमको निकालना है, s कितना है 5/100। ठीक है, तो ये हो गया 5 से 20 बार गया 10, a/10। ठीक है ना। तो a अपॉन 10 इक्वल टू -400 मीन्स a इक्वल टू -400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। अब ये जो नेगेटिव आया है, नेगेटिव का मतलब मैंने अभी आपको 2-3 स्लाइड पहले समझाया था, डेसिलरेशन, क्योंकि गोली रुकने जा रही है। तो अब हर आने वाली गति, हर समय के साथ जो उसकी नई गति या नया वेग आ रहा है गोली का, वो पहले से कम है, तो ये अवमंदन है, तो ये माइनस में आया है, तो ठीक है। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन है, सेम आंसर। एक एथलीट एक वर्तुलीय ट्रैक, एक ये गोल ट्रैक है जिसका व्यास 196 मीटर है। सो ए बी व्यास बराबर 196 मीटर के एक चक्कर को 56 सेकंड में पूरा करता है, यानी कि यहाँ से चला और ऐसे आया और ऐसे आया। सो टोटल t बराबर 56 सेकंड।
ठीक है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड के अंत में तय की गई कुल दूरी और कुल विस्थापन, दूरी निकालना तो बहुत सरल है। तो सब सवाल है कि 2 मिनट 20 सेकेंड एक्चुअली कितना समय हुआ। तो 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब हुआ 60 दूनी 120 प्लस 20 इक्वल टू 140। नाउ 140 सेकेंड, 140 सेकेंड। नाउ 140 सेकेंड बराबर का मतलब हुआ ये 56 से कितनी बार जा रहा है, क्योंकि 56 सेकेंड में वो एक कंप्लीट चक्कर लगा रहा है ना। तो इसकी जो स्पीड है ऑब्वियसली 2πr/56 है। तो गति तो 140 में 56 कितने आते हैं, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, ओके 2.5 आएगा, 2.5 चक्कर, यानी कि 2.5 गुणा 56। क्लियर क्लियर। अब 56 सेकेंड में एक चक्कर लगता है, तो कुल मिलाकर 2.5 चक्कर लगेंगे, यानी कि एक, फिर यहाँ से दूसरा, और फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक आधा। इसका मतलब 2.5 चक्कर लगेंगे। लेकिन एक चक्कर कितना है, 2πr, तो 2 गुणा पाई, और r कितना है, चूंकि व्यास 196 है तो इसका आधा जो है वो क्या होगा, त्रिज्या। ठीक है ना। तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 गुणा 2 22/7 गुणा 196/2, ये है कुल मिलाकर। ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, और 2 से 12 11 बार गया, और 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56। तो 11 गुणा 5 गुणा 28 है ना, यानी कि 5 गुणा 11 गुणा 28। हमेशा जब भी इस तरह का सवाल मिले आपको जिसमें 5 हो, उसको इस तरह से कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, 5 गुणा 11 गुणा 2 गुणा 14। तो इससे क्या होगा, 11 दूनी 22, सॉरी 11 गुणा 14 और 5 दूनी 10, इतनी दूरी तय की उसने। तो ये दूरी तय की उसने 2.5 चक्कर में। लेकिन विस्थापन कितना हुआ, देखिए 2.5 चक्कर लगे हैं, तो यानी कि एक चक्कर यहाँ से यहाँ पे आया, विस्थापन 0, फिर यहाँ से यहाँ पर आया, विस्थापन 0, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो एक्चुअली वो अपनी जगह से एक डायमीटर दूर है। ठीक है ना। तो अगर हम विस्थापन की बात करें, विस्थापन की, तो विस्थापन मतलब एक डायमीटर मतलब 196 मीटर। आंसर। जस्ट रिपीटिंग, दूरी उसने 2 मीटर 20 सेकेंड में दूरी जो तय की वो 1540 मीटर है, और जो विस्थापन है उसका वो 196 मीटर है। क्लियर। और ये मैंने सॉल्व कर रखा है, तो 1540 मीटर दूरी है। ठीक है, उसी तरह से किया है, और ये इसका विस्थापन है। करेक्ट। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। एक गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। सो दिस h इज इक्वल टू 20। धीरे से गिराया जाता है, धीरे से मतलब ये कि छोड़ दिया जाता है, ऊपर से उसको धक्का देके या हाथ से नहीं फेंका जाता, थ्रो नहीं की जाती, तो उसका अपना कोई वेलोसिटी नहीं है प्रारंभिक। सो u बराबर 0। ठीक है ना। और वेग इसका समान रूप से 10 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड की दर से बढ़ता है। तो जो g है वो ऑब्वियसली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्या निकलवाया है, वे किस वेग से ज़मीन पे गिरेगी। तो v बराबर कितना और कितनी देर में गिरेगी, t बराबर कितना। ओके ठीक है। तो हमको ug और h दिया गया है, तो ये दो इक्वेशन में आता है, सेकंड और थर्ड में, यानी कि h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। मैं पहली लगा लेता हूँ, यानी कि h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो सो इट इज़ u0 प्लस हाफ गुणा 10 गुणा t स्क्वायर, और h कितना है 20। सो t स्क्वायर बराबर 20/5 बराबर 4, तो t बराबर 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में ये नीचे गिरेगी। और v बराबर u प्लस जी टी, तो v बराबर u0 और g कितना 10 और गुणा 2 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से गिरेगी। अब अगर मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाता, ये भी मैं आपको कर देता हूँ, तो v हमको निकालना है u0 2 गुणा g कितना दिया गया है 10 और h कितना दिया गया है 20। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सो v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये मिल गया हमको।
तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि पहले हम v निकाल लेते और फिर हम इस फॉर्मूले को लगाकर v बराबर u प्लस जी टी को लगाकर हम t निकाल लेते, कुछ भी कर सकते थे, है ना। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट ओके, मैंने कर रखा है, मैंने इसको इसी तरह से किया जो मैंने आपको बाद में समझाया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इतने मीटर पर सेकंड से के साथ एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रारंभिक गति की दिशा में, यानी कि ये प्रारंभिक गति है, सो u बराबर 5 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। समान त्वरण कितना दिया गया है, 10⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस समय की गणना करें जिसमें ये इलेक्ट्रॉन अपने दुगने वेग को प्राप्त कर लेगा, यानी कि v बराबर 2u। तो मैं 2 × 5 × 10⁴ नहीं कर रहा हूँ, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में कैलकुलेशन से आपको बचना चाहिए। और तो समय निकालना है हमको, कितने समय में ये इसको इतना वेलोसिटी मिल जाएगी, तो t निकालना है और s निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं v बराबर u प्लस at करूँगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल ठीक है। तो v मुझे कितना दिया गया है, 2u, तो 2u बराबर u और a कितना दिया गया, 10⁴ और मुझे t निकालना है, ठीक है ना। तो 2u माइनस u बराबर 10⁴ गुणा 10⁴ गुणा t, तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो t बराबर u बटे 10⁴, लेकिन u कितना दिया गया, 5 × 10⁴ अपॉन 10⁴। ये मैं आपसे कह रहा था कि आपको एज सच तभी फिगर्स भरनी चाहिए जहां आवश्यक हो। सो 5 सेकेंड इज द आंसर। s, तो s बराबर ut प्लस हाफ at²। तो s बराबर u हमारे पास कितना है, u है हमारा 5 और t भी 5 × 10⁴, तो 5 × 10⁴ गुणा, और t कितना है हमारा 5, ठीक है ना, प्लस हाफ a हमारा कितना है 10⁴, और t हमारा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, करेक्ट। तो s बराबर मैं यहाँ कर देता हूँ इस जगह, तो 10⁴ मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो s बराबर 10⁴ मैंने कॉमन निकाल लिया, 5 × 5 = 25 प्लस 25/2, क्लियर। तो 25 दूनी 50, 25 75, 75/2 यानी कि 37.5 × 10⁴ मीटर आंसर। ओके, तो एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ, तो ये मैंने सॉल्व कर रखा है। तो t बराबर 5 सेकंड, बिल्कुल ठीक है, और s बराबर 37.5 × 10⁴, तो ये भी ठीक है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण है। कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो किंतु वेग शून्य हो। कोई भी वस्तु यानी त्वरण फिक्स है लेकिन वेग शून्य है, तो ये वस्तु जब ऊपर से नीचे गिरती है तो ऑब्वियसली यहाँ पर u बराबर 0 है जब ऊपर से नीचे गिरती है, लेकिन हर हालत में ये वस्तु चूंकि इतनी हाइट पर है तो ये एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के अधीन कार्यरत है, यानी कि नीचे गिरेगी। तो ये हम उदाहरण दे सकते हैं कि ऐसी वस्तु जिसका त्वरण नियत है किंतु वेग 0 है, वह वस्तु है जो पृथ्वी से किसी ऊंचाई h पर स्थित है। ठीक, स्थित है, शुरू नहीं किया उसने भी गिरना, ठीक है ना। और कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो और त्वरण उसके लंबवत हो, तो ये देखिए ये वस्तु एक गति कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो वस्तु ऐसे गति कर रही है, लेकिन ये जो त्वरण है हर हालत में इसके परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि ये जो वस्तु घूम रही है इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन है। ये वाली वस्तु ऐसे गति कर रही है तो इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन है, तो ये सब डायरेक्शन जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर होती हैं। ये वस्तु घूम रही है, पत्थर बंधा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो ये वस्तु घूम रही है और त्वरण इसके लंबवत है ना, ये लंबवत है। क्लियर? ओके, नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। 54 किलोमीटर प्रति घंटा 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 100 मीटर लंबी एक ट्रेन, ये ट्रेन है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, को एक पुल से गुजरने में 20 सेकंड का समय लगता है, तो पुल की लंबाई कितनी है? देखिए इसका बहुत सिंपल शॉर्टकट है। रिमेंबर, जब कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करती है तो ट्रेन को जो टोटल डिस्टेंस तय करनी पड़ती है वो उसकी अपनी दूरी प्लस पुल की दूरी, यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस
पुल की लंबाई, ये उसको पूरा कवर करना है पुल को क्रॉस करने के लिए, ठीक है ना। पुल की लंबाई, पॉइंट इज क्लियर। तो माना पुल की लंबाई जो है वो हमने मान लिया कि L है, ठीक है ना। तो स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको देखिए बहुत सिंपल शॉर्टकट है, मैं इसको इस तरह से 54 किलोमीटर को मैंने 1000 से गुणा किया मीटर बनाने के लिए, और पर घंटा को मैंने 3600 सेकेंड कर दिया। तो ये स्पीड, अब जब ये जो ट्रेन 100 मीटर लंबी है तो ये 100 मीटर प्लस पुल की लंबाई L अपॉन कितनी देर में क्रॉस करती है, 20 सेकेंड में। तो ऑब्वियसली ये स्पीड यानी कि ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड दोनों बराबर हैं। ये सिंपल सा शॉर्टकट है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। तो ये 2 0 से 2 0 कटे, और 18 3 54 और 18 दूनी 36 और 2 से 10 5 बार गया तो 15, और ये 20 इधर आया बराबर 100 प्लस L मीन्स L बराबर 300 माइनस 100 इक्वल टू 200 मीटर। तो पुल की जो लंबाई है वो 200 मीटर है। ओके सिंपल। चलिए, और ओके 200 मीटर मैंने सॉल्व कर रखा है और उसी तरह से किया है जो मैंने अभी आपको बताया। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन, रमेश गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में, ये घर है रमेश का और ये स्कूल है, औसत चाल को 20 किलोमीटर पर आवर पाता है। यानी कि जब ऐसे जाता है तो इसकी जो चाल है औसत वो 20 किलोमीटर पर आवर है, और जब ये वापस आता है तो 40 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो पूरी दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या है। इसका वैसे बहुत सिंपल था, शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट में बाद में बताऊंगा क्योंकि आपको ये क्वेश्चन मेंस में करना होगा, है ना। तो देखिए इसको मैं क्या करूंगा कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सरल करना चाह रहा हूँ। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि डिवीजन से बचना चाहिए। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमेशा डिवीजन से बचना चाहिए। तो 40 और 20 का जो एलसीएम आया 40 आया, तो मैंने जो डिस्टेंस मानी, ये वाली डिस्टेंस घर से स्कूल की यानी कि दूरी, ये मैंने मानी 40p, ठीक है। अब औसत चाल बराबर है दूरी बटे समय, ठीक है ना। तो जाने में कितना समय लगा, अब जाने में, यानी कि अगर मैं इसको a मानूं, इसको मैं b मानूं, तो समय ab। अब समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 40p और चाल कितनी है 20, यानी कि 2p समय तो जाने में लगा, और समय ba यानी कि वापस आने में सेम दूरी बटे चाल, दूरी तो वही रहेगी 40p, लेकिन इस बार जो चाल है वो 40 है, यानी कि p आवर्स लगे। तो यहाँ 2p आवर्स लगे, यहाँ p आवर्स लगे। अब यहाँ आते हैं, कुल दूरी हो गई ऑब्वियसली 40p ऐसे और फिर से 40p, तो 80p तो कुल दूरी हो गई। और समय कितना हो गया, समय हो गया 2p प्लस p, तो ये औसत चाल हो गई। तो 80p अपॉन 3p इक्वल टू 80 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर आंसर। ये इसकी औसत गति है पूरी यात्रा की, 80 अपॉन 3, ठीक है। और इसका बहुत सिंपल सा शॉर्टकट मैं आपको यहीं बता देता हूँ कि अगर जाने में जो स्पीड है, जाने में वो अगर a है और वापस आने में जो स्पीड है वो b है, देन औसत चाल या औसत गति बराबर 2ab अपॉन a प्लस b। अब यहाँ देख लेते हैं, तो 2 गुणा 20 गुणा 40 अपॉन 20 प्लस 40, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे ही लिखने नहीं देता हूँ। सो 2 गुणा 20 गुणा 40 बटे 40 और 20 60, ये हो गया 30, तो 40 दूनी 80 बटे 3, सेम सिंपल। तो इसको याद रखने का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ याद रखने का। इट इज़ बेसिकली AB अपॉन a प्लस b अपॉन 2। तो दोनों जो स्पीड है उनकी गुणा अपॉन दोनों स्पीड का एवरेज, औसत। सिंपल, याद रहेगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, और फिजिक्स पर अब अगली क्लास बहुत जल्दी होगी। और चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।